वेलकम टू इंडो यूरोपियंस यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ में जुड़ रहे हैं सितंबर 2022 इनटेक की पहली वीज़ा सक्सेस स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ स्टूडेंट है वीर अर्जुन, जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और इनका सक्सेसफुली वीज़ा आया है डेनमार्क का DTU, डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले मैं वीर को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मेनी कंग्रेचुलेशंस वीर। थैंक यू सो मच मैम। प्लेजर। सो वीर, एक बार आपकी वीजा की कॉपी हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कर दीजिए प्लीज। श्योर मैम। Thank you so much. So, Veer, getting an admission, that too in a public university in Denmark is really, difficult. So, you were one of the lucky students जिनका admission भी आ गया और within 5 to 6 days के अंदर आपका वीजा भी आ गया था. So, how was your entire journey with Indo-European? Ma'am, my journey with Indo-European started when I had faced 2 or 3 rejections from top public universities. ऐसा होता है कि आप कभी अपनी प्रोफाइल को लेके ओवर एम्बिशियस हो जाते हो, आप रियलिस्टिकली सोच नहीं पाते कि अप्लाई कहाँ करना है। तो इंडो यूरोपियन आया, आप ही मेरे काउंसलर थे वहाँ पे, स्टूडेंट काउंसलर चंडीगढ़ ब्रांच में। तो एक रियलिस्टिक सा व्यू हो जाता है कि कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो आप ऊपर की यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करते हो, बट एक सेफ साइड रहना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब कुछ गारंटी नहीं दे सकता किसी भी चीज की आएगा ही आएगा, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज ही एक ऐसी चीज नहीं है जो मैटर करती है। बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग जो मैटर करती है। पूरी एक प्रोफाइल को होलिस्टिकली चेक किया जाता है। तो वो प्रोफाइल डेवलप करने में इंडो यूरोपियन ने एक काफी बड़ा रोल प्ले करा। सो वीर, अभी अगर हम बात करें, हमने टॉप की यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज चूज किया था, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम फिनलैंड, आल्टो यूनिवर्सिटी, देन हम स्वीडन में KTH रॉयल थे, फिर उसके बाद हमने नॉर्वे में भी एप्लीकेशंस देखा था। डेनमार्क आपने फाइनली क्यों चूज किया? अब डेनमार्क का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ पे ऑफिशियली भी देखा जाए तो 87% के आसपास पॉपुलेशन है जो बहुत ही फ्लुएंट है इंग्लिश में। करेक्ट। तो ऑल्दो उनकी वो अपनी लैंग्वेज को लेके भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बट इंग्लिश जानना काफी हेल्पफुल हो जाता है और इतना आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है वहां जाके कन्वर्स करने में और रहने में, एडजस्ट होना इजी हो जाता है। प्लस मैम, यूरोप में एक TU में एडमिशन मिलना, टॉप TU में एडमिशन मिलना, तो कोई भी ड्रॉप नहीं करना चाहेगा उसको। और DTU का जो रैंकिंग है, डेनमार्क का जो एजुकेशन इंडेक्स है वो बहुत हाई है, मतलब वर्ल्ड में टॉप 2 या 3 में आता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे मैम जो डेनमार्क की तरफ ही लेके चले गए। आई थिंक पास्ट 1.5-2 years से आप अपने आप से भी काफ़ी आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस लगाई थी। जैसे अगर मैं बात करूँ, हॉलैंड में लिडन यूनिवर्सिटी से भी आपका एक्सेप्टेंस आ चुका था, राइट, जिसमें आपने सेल्फ एप्लीकेशन किया था। सो इवन फॉर दैट मैटर आपने UK में भी काफ़ी एप्लीकेशंस करी थी। सो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी आपको शॉर्टलिस्टिंग, मतलब आई मीन आपको शॉर्टलिस्ट करती है फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और अ कोर्स। सो जैसे कि आप, बिकॉज इट्स नॉट ओनली यू देयर आर अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, जो सेल्फ एप्लीकेशंस भी करते हैं, और कुछ बच्चे ऑब्वियसली अगर लकी है तो सक्सेसफुल हो भी जाते, कुछ बच्चे नहीं हो पाते। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज है जो शायद एक कंसल्टेंट कर पाता है और एक स्टूडेंट नहीं कर पाता है? क्योंकि आपने खुद से भी एप्लीकेशन की है और हमने भी काफी सारी एप्लीकेशंस करी है टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के साथ। सो आपको क्या डिफरेंस लगता है, वो क्या चीज होगी? मैम, एक कंसल्टेंट के पास सबसे पहली बात तो एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो वो एप्लीकेशंस लगा के, ऐसा नहीं कि कंसल्टेंट रिजेक्शंस नहीं फेस करते, कंसल्टेंट भी रिजेक्शंस फेस करते हैं, बट वो एक्सपीरियंस इतना होता है कि उनको आइडिया हो जाता है प्रोफाइल देख के। एक तो उनको प्रोफाइल डेवलप करने का आइडिया हो जाता है कि प्रोफाइल तैयार कैसे करनी है, पिच कैसे करना है कि चांसेस बढ़ जाएं। और इवन के एक अच्छी प्रोफाइल डेवलप करने के बाद, पिच करने के बाद भी किस लेवल तक की यूनिवर्सिटी में ये फिट बैठ सकती है, वो एक स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है
इतना डेटा इकट्ठा करना फिर उसको प्रोसेस करना वो टफ हो जाता है कभी कभी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, हो सकता है आप 85 प्लस 90 प्लस वाले बच्चों, फिर भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता। और कई बार लेट 65 से अबव 70 वाले बच्चे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। तो वो जो गैप है बीच में, उसको किस तरीके से ब्रिज करना है, किस तरीके से एक प्रोफाइल को कंप्लीट तरीके से भेजना है, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी किस तरीके से इंक्लूड करनी है, वो मुझे लगता है कंसल्टेंट को ज्यादा पता होता है एज फार एज जो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट, राइट। ऑल्सो वीर, अभी अगर मैं आपसे बात करूं आपकी प्रोफाइल के बारे में, सो थोड़ी सी आप एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में हमारे को बताएं कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या थी, फिर उसके बाद से आप क्या कर रहे थे। मैंने बैचलर्स करा था जम्मू यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंसेज में। 2017 में मेरे बैचलर्स कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट नहीं, किन्हीं वजह से वो पर्सनालिटी ट्रेट्स मैच नहीं हो पाते थे और मैं थ्रू नहीं हो पा रहा था। तो 2019 में मैंने डिसाइड करा था कि मैं चूज करूंगा बाहर जाना, मास्टर्स प्रेफर करूंगा बाहर जाके। बट फिर जब आइल्स देने की बारी है 2020 में, तो कोविड आ गया। उस वजह से 1-2 साल और निकल गया। प्लस मैंने जो खुद से ट्राई किया, डिजायरेबल यूनिवर्सिटीज नहीं मिली, एक टर्म उसमें भी निकल गया। तो कहीं ना कहीं फिर उस गैप को भी कवर करना था, जो 3 साल का गैप बीच में आ रहा था उसको भी कवर करना था। तो उस सब में मेरे को लगता है उस गैप को किस तरीके से कवर करना था, किस तरीके से प्रेजेंट करना था, कवर भी तो नहीं किया, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना था, वो मेरे को लगता है उसमें आपने और बाकी जो इंडो यूरोपियन का स्टाफ था उसने काफी हेल्प करी। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे स्टूडेंट वीर ने दिया है अपने एक्सपीरियंस से, जैसे इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्लीट की थी 2017 में। सो 2017 ऑनवर्ड से ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज, आर्मी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वीर वॉज एंगेज्ड डूइंग। सो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा गैप है तो आप टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं सिक्योर कर सकते। जैसे अभी हमारे वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर एकेडमिक। यस, समटाइम्स यस, एकेडमिक का जो एक स्टैंडर्ड होता है 70-75% जो आपकी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ होती है, वो परसेंटेज के अलावा बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी स्किल्स क्या है, आपने आपकी करिकुलम क्या है, आपने उस गैप के दौरान क्या किया है। अगर आपके पास में सब कुछ वैलिड जस्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली आज आप देख रहे हो हमारे स्टूडेंट वीर का 5 साल के गैप होने के बावजूद डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, मतलब वीजा भी आ चुका है सितंबर 2022 इनटेक के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फ्रेशली पास आउट बच्चे ही जा सकते हैं। अगर आप वो मोटिव रखते हो पढ़ने का और आप पहले से ही टारगेट लेके चलते हो कि हाँ जी मैंने टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे एज अ स्टूडेंट करनी है, तो अगर आप वो मोटिव रखते हो तो डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिल सकता है। ऑल्सो वीर, अभी अगर हम बात करें एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस, ये कैसा था आपका? आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या आपने कोई इंटरव्यू फेस किया था टिल योर वीज़ा डिसीजन, कैसा था ये पूरा प्रोसेस? वीजा प्रोसेस तो काफी स्मूथ था। ऐसे मतलब डेनमार्क में मैंने सिर्फ फी डिपॉजिट करनी थी अपने एंड से और बाकी सब जो था वो इंडो यूरोपियन के एंड से हो रहा था। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की फी डिपॉजिट करी। इसमें मतलब ये यूनिवर्सिटी आपको 2 तरीके से फी ले सकती है, या तो सेमेस्टर वाइज या फिर पूरी एक साथ, 2 साल की एक साथ आप फी पे कर सकते हो। तो मैं सेमेस्टर वाइज पे करा था। मैंने सिर्फ रिसीट जो थी वो इंडो यूरोपियन को प्रोवाइड करी थी। उसके बाद ST1 फॉर्म का आना, फिल करना, उसके बाद जो डेनिश एम्बेसी है उसकी फी पेमेंट होना, केस ऑर्डर आईडी जनरेट होना, वो सब इंडो यूरोपियन के पार्ट पे हुआ था। और मेरे आइडिया से विद इन अ वीक ये सारा प्रोसेस जो था वो खत्म हो गया था। और लकीली मतलब VFS में डेट्स भी बहुत जल्दी ही अवेलेबल थी, तो ज्यादा टाइम लगा नहीं, 10-15 दिन लगे होंगे मैक्सिमम ये सब प्रोसेस होने में। जस्ट टू सिक्योर एडमिशन थोड़ा सा टाइम लग गया था, बिकॉज ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन तभी रिव्यू करती है जब उनकी डेडलाइन क्लोज हो जाती है ना। सो वीर, ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की, तो क्या आपने कोई इंटरव्यू फेस किया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, चाहे वो रिटन हो या फिर नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो? नहीं मैम, DTU में
इंटरव्यू तो फेस नहीं किया था, बट डीटीयू जो है वो अपने, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो वो एक आपको शीट प्रोवाइड करता है, एक्सेल शीट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर 3 अलग अलग शीट्स बनी होती हैं। उसमें वो आपसे पूछता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कितने क्रेडिट्स ऑब्टेन करे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक पूरी इन्फॉर्मेशन और प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि आपने कितने क्रेडिट्स ऑब्टेन कर रहे हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, ओके, दैट्स नाइस। सो वीर ऑल्सो जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो, आई स्टिल रिमेंबर आप चंडीगढ़ आए थे कंसल्टेशन के लिए, जैसे आप विद इन लाइक अ डे और 2 आपने सारा प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। बट मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहती थी कि आपको इंडो यूरोपियन के बारे में कैसे पता चला था? मैम मेरा एक्चुअली जब मेरे को मैम फ्रांस से ऑफर आया था, इपीटा से। ओके। वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया था और मेरे पास टाइम नहीं था वीजा के लिए अप्लाई करने का। तो तब मैं चेक कर रहा था, मैंने रैंडमली, मतलब मैंने गूगल पे चेक कर रहा था कि कौन से जो इंस्टीट्यूट्स है यूरोप में डील करते हैं, बिकॉज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो मेरी अपनी स्टेट में भी काफी लोग करते हैं, बट यूरोप का थोड़ा सीन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इतना पता नहीं होता है सबको। करेक्ट। तो वो मैंने गूगल से मैम चेक कर रहा था, आपके रिव्यूज सबसे अच्छे थे, तो इसलिए मैं चंडीगढ़ ब्रांच में आया था। दैट्स नाइस। सो ऑल्सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, है ना, इंग्लिश कंट्रीज की, कि ऑब्वियसली बहुत सारे कंसल्टेंट हैं आपके अपने स्टेट्स में भी है। सो वीर ऑल्सो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे योर प्रोफाइल, अगर मैं आपकी प्रोफाइल देखूँ, आपकी प्रोफाइल एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छी है, आईएलटीएस में भी बहुत अच्छे बैंड है। आपको कोई भी इंग्लिश कंट्री फॉर दैट मैटर, हम यूएस बोले, यूके बोले, कनाडा बोले, ऑस्ट्रेलिया बोले, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते थे। तो स्पेसिफिकली आपका रीजन क्या था यूरोप चूज करने का? मैम मेरे को कल्चर भी काफी पसंद है ये। अच्छा। ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ना, एक होता है जब आप बचपन से आपको कुछ आइडिया होता है कि आप कहीं जाना चाहते हो, वो कौन सी जगह हो सकती है। तो मेरे को हमेशा से दिमाग में था कि यूरोप ऐसी जगह जहाँ मैं जाना चाहूंगा। और मतलब यूरोप का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो मेरे को नहीं लगता कि मतलब कोई डाउट है उसके ऊपर कि पढ़ाई वहाँ पे कैसी है। प्लस मैंने यूके में अप्लाई करा था, और वहाँ पे क्योंकि मास्टर्स 1 साल की होती है, मेरे को लगा नहीं था कि 1 साल का टाइम काफी है एक मास्टर्स डिग्री पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने यूरोप चूज किया। Alright, that's nice. Because ये ना बहुत रेयर होता है, but yeah, I have always seen जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनके एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, IELTS हो, GMAT हो, GRE हो, वो बच्चे भी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज को ही चूज करते हैं। ये मैंने देखा है काफी। सो आई वाज लाइक चलो आपसे भी पूछती हूँ कि रीजन क्या था। सो राइटली सेड, यूरोप बहुत वास्ट है। और ऑल्सो वीर, और एक चीज मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ, जैसे आपने खुद से भी बहुत सारी एप्लीकेशंस की है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे फ्रांस हो गया, नीदरलैंड्स हो गया। तो आपका इसमें एक्सपीरियंस कैसा था? एवरी यूनिवर्सिटी हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, या फिर सेम जैसे हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, जैसे ओके मुझे आइल्स चाहिए इतने बैंड, दिस इज व्हाट माय परसेंटेज इज, ये बैकग्राउंड ये है, या फिर वहां पे कुछ डिफरेंट है? बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स का फीडबैक यही होता है कि यूरोप में डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है। सो आपका क्या मानना है इस चीज में? काफी वेरिएशन है, मतलब इवन के यूरोप में खुद में काफी वेरिएशन है, हर कंट्री का सेम नहीं है। yes. अब जैसे कुछ कंट्रीज होंगी वो आपसे क्रेडिट ट्रांसफर के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी वो आपके लिए जीआरई कंपलसरी कर देंगे, और वहीं पे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी तो जीआरई नहीं मांगेंगे। करेक्ट। तो ये काफी मैटर करता है वहाँ पे। मतलब ऐसा मैं कुछ ये नहीं कह सकता कि थ्रू आउट द यूरोप सेम ही प्रोसेस चलता है। अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, मैंने वहां पे अप्लाई करा था 2021 टर्म के लिए, और मुझे नहीं लगता मैंने उससे लंबा फॉर्म आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी का देखा है। तो बहुत लेंथी फॉर्म है उनकी यूनिवर्सिटी का। तो इसी वजह से वही काफी सारे स्टूडेंट्स ये फीडबैक देते हैं कि मतलब यूरोपियन कंट्रीज में क्यों इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम हमेशा से बोलते हैं कि यूरोप का वीजा से ज्यादा एडमिशन सिक्योर करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर यूरोप में बच्चों का एडमिशन आ गया, 99.9% उनका वीजा निकल जाता है। अब 1% वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, फाइनेंसेस जस्टिफाई नहीं कर पाए, या इंटरव्यू में ऑब्वियसली आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, ऑब्वियसली वीजा ऑफिसर को आपने कन्विंस नहीं किया कि अगर आपका मोटिव इंग्लिश मतलब स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आप जा रहे हो, तो इन दैट केस ही आपका रिफ्यूजल आता है। अदरवाइज 99.9% बच्चों का रिफ्यूजल रेट काफी कम है इट्स कंपेयर टू इंग्लिश कंट्रीज। ऑलराइट, सो वीर, क्या एक्सपीरियंस कैसा था इंडो यूरोपियन के साथ में आपका?
बहुत अच्छा। मैंने तो अपने मेरे फ्रेंड्स, मैंने तो उनको भी रिकमेंड किया और वो भी शायद होपफुली अब मेरे जुलाई मंथ में वो भी अपना स्वीडन का वीजा जो आता है उनका, शायद रेजिडेंस कार्ड आता है, वो आ जाएगा उनका। तो वीर, मैं आपसे ना और एक चीज हमेशा से पूछना चाह रही थी, बिकॉज जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर मैम मेरा वीजा आ जाएगा फिर मैं रेफरेंस दूंगा आपको। सो आपके केस में ऐसा था कि यू वर स्टिल अंडरगोइंग द एडमिशन प्रोसेस विद अस। सो बस हार्डली मतलब 2-3 महीने ही हुए थे और आपने अपने 2 फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करके स्वीडन एज अ स्टडी डेस्टिनेशन उनका भी आपने आगे प्रोसेस करवाया था। तो मतलब क्या मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि मतलब आपको पता था कि चलो इंडो यूरोपियन हमारा काम करवा देंगे, क्या वो ऐसे एक होता है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया, मैं 3 दिन था चंडीगढ़ में। तो तीसरे दिन मेरी आपसे मीटिंग हुई थी। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, आप किसी से बात करते हो, आपको लगता है कि ये मतलब ऑनेस्टली जो है वो काम चल होगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंसियरली आपकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाएगा और आपकी हेल्प की जाएगी। और मैम दूसरा रीजन ये था कि वो काफी सही टाइम था उनको उस टाइम पे पुश करने का, कि अगर वो उस टाइम पे नहीं आता, मैं अभी तक का वेट करता तो 1 साल और लेट हो जाता है। उनके लिए फिर वो और मुश्किल हो जाता है। आफ्टर ऑल है तो मेरे दोस्त, तो नुकसान भी करना सकते हैं। आप क्या स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हो कि लाइक जैसे आपने भी काफी पहले वेल इन एडवांस अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिला एंड आप स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करना चाहते हो जो ऑब्वियसली अगले इनटेक यानी कि जनवरी या फिर सितंबर 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हम सबसे पहले जल्दी अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि अगर कहीं पे आपकी एप्लीकेशन कहीं पे कम रह रही है, उसके लिए आपके पास टाइम है, आप अरेंज कर सकते हो। कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन अगर कम रह रही है, या आपकी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी थी, या अगर वहां से आपको कुछ चाहिए, अगर नहीं मिल पा रहा है, हर जगह तो इतना जल्दी नहीं हो पाता, कई जगह नहीं मिल पाता, तो वो तो है, आपको एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए आप काफी टाइम मिल जाता है। और मैम दूसरी बात ये कि मेरे को इतना, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मैंने कई बार देखा है कि जब लेट एप्लीकेशंस जितनी भी जाती है ना, जब भी लेट एप्लीकेशन, एक मैम एंटायरली बिल्कुल एक्सपीरियंस में, मतलब जितना मैंने देखा है, तो लेट एप्लीकेशंस में कई बार लास्ट में यूनिवर्सिटी की साइड से कभी कुछ ना वो भेज देते हैं कि ये चीज कम है, वो चीज कम है, उसके बाद वो प्रोवाइड करने का स्लॉट बहुत कम होता है। तो अगर आपने जल्दी अप्लाई करा होगा तो यूनिवर्सिटी जो अगर आपसे कुछ मांग भी रही है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप उनको प्रोवाइड कर सको। जल्दबाजी भी ना करो, जल्दबाजी में ज्यादा काम गलत ही होते हैं। राइटली सेड। बिल्कुल। जैसे व्यूअर्स आपने देखा, जैसे वीर ने अपना फीडबैक दिया इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग, जल्दी अप्लाई करने से क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप टाइमली अप्लाई करते हो, तो अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डॉक्यूमेंटेशन का आपको डिमांड किया गया है, तो आप उसको उस टाइम में फुलफिल कर सकते हो। सेकेंडली ऑल्सो अगर आप लेट एप्लीकेशन लगाते हो, तो हाँ डेफिनेटली आई अग्री कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी को चाहिए एंड और आपके पास अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाए हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में जब तक आप यूनिवर्सिटी से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हो, तो कई बार डिले भी हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन टाइमली अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम मिल जाता। तीसरी बेनिफिट ये भी है कि लेट्स सपोज अगर आपने फर्स्ट राउंड में कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, और अगर लेट्स सपोज कहीं से आपका रिजेक्शन आता भी है, तो आपके पास में जो सेकंड पॉसिबल ऑप्शन है आप उसको चूज कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप लेट एप्लीकेशंस लगाते हो, तो उस टाइम पे आपके पास में सिर्फ बची कुछ ही कोर्सेज और कुछ ही यूनिवर्सिटीज ओपन होती है। लेकिन अगर आप बिफोर टाइम या वेल इन टाइम अप्लाई करते हो, तो आपके पास में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो आप अपनी चॉइस का, अपनी फील्ड का प्रोग्राम चूज कर सकते हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि जी मैंने AI पढ़ना है, दैट टू 60 क्रेडिट्स। लेकिन अभी अगर आपको 60 क्रेडिट पढ़ना है, तो अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में अप्लाई किया होता है, तो आपको 60 क्रेडिट और 120 क्रेडिट दोनों तरह के प्रोग्राम मिल जाते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप हमारे पास में मई में आते हो या अप्रैल में आते हो और आप बोलते हो कि मुझे 60 क्रेडिट्स चाहिए, तो शायद वो नहीं मिल पाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी मैक्सिमम बाय 16-17 ऑफ जनवरी या मिड ऑफ फरवरी तक में क्लोज हो जाता है। कुछ ही सिर्फ सेकंड राउंड ऑफ स्लॉट्स में कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जिसके लिए हम बच्चों को
बोलते हैं कि आप वेल इन टाइम अप्लाई करो। ये किसी भी तरह का कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज फॉर योर बेटरमेंट ओनली। जैसे हमारे स्टूडेंट जिनका अभी 2 महीने पहले ही वीजा आ चुका है, वो भी इस चीज को अग्री कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से स्टूडेंट्स टू process your application as soon as possible. So Veer, also जाते जाते क्या फीडबैक देना चाहते हो आप हमारे स्टूडेंट्स को? मैम फीडबैक में यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अगर तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर करो। अगर आपको हल्का सा भी कहीं पे भी डाउट आता है अप्लाई करने में, अगर आप श्योर नहीं हो, तो मैं ये कहूँगा कि एक टर्म वेस्ट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आप ज़रूर एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मैं तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो हमेशा आप ही का नाम रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक ही काउंसलर से बात की और वो आपसे मैंने बात करी है। थैंक यू सो मच। आपने पहले दिन से लेके आज इस डेट तक मतलब हमेशा ऑनेस्टली रिव्यूज दिए हैं, कभी भी ऐसा कुछ फॉल्स होप्स नहीं दिखाई हैं कि ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे भी हो सकता है। एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है कि ट्राई करेंगे प्रोफाइल के हिसाब से, हुआ तो ठीक है, वरना एक सेफ ऑप्शन लेके साथ चलना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो मैं नहीं कहता कि आप जाओ, बट अगर आपको कहीं कोई हल्का सा भी डाउट आता है तो कभी भी अपना एक टर्म वेस्ट मत करो। मैंने करा है तो इसलिए मैं अपनी साइड से सजेस्ट करूंगा कि कभी भी टर्म ना वेस्ट करो और प्रोफेशनल काउंसलिंग जरूर लो। और क्योंकि मैं खुद इंडो यूरोपियन आया था तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी चाह रहा है बाहर पढ़ना या मास्टर्स परस्यू करना और उसके गोल्स क्लियर हैं कि वो क्यों जा रहा है बाहर, तो वो जरूर इंडो यूरोपियन जाए। Thank you so much, Veer, for your kind appreciation, and it really means a lot to us as Indo-European team. Also, viewers, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि obviously, September 2022 intake के लिए visas आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ countries में, rolling intake चल रहा है, कुछ countries में अभी भी application open है। तो अभी भी अगर आप September 2022 intake के लिए जाना चाहते हो, तो आप हमसे contact करके अपनी profile की assessment कर सकते हो। तो एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपके लिए नियरेस्ट और अर्लीस्ट इनटेक है वो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडो यूरोपियंस यूट्यूब चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.